ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एससीए, मैं लंदन, आज आपके सामने बेटे एक नई बात, नई सुबह, नई कंसेप्ट को लेकर आया हूँ। एंड दिस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सो मेनी 5-6 लेक्चर्स इन रिगार्ड टू F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉलेज लेवल। मैं इस समय लेक्चर नंबर 5A में हूँ दोस्तों। आज मैं जान के ना अल्फ़ाबेट्स ए बोल रहा हूँ सो दैट आपको मालूम चले कि 5A में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेक्चर 5 में कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे लेक्चर 4A आई हैव डिलीवर्ड, लेक्चर 5 से पहले मैंने 4A डिलीवर किया, तो मैंने उसमें इलस्ट्रेशन टेस्ट टू सेल्फ कराया कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ए का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करनी कंपलसरी है। एंड यू कैन इजिली डिफाइन कि भाई ये ए वाले लेक्चर्स में सर ने टेस्ट टू सेल्फ या इलस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन किट कराया हुआ। ठीक है जी, कमर सीधी करके बैठेंगे आप सभी, मेरे दोस्त हैं आप सब और मैं आपका हूं। और आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं एक नई बात, नई सुबह, नई एक सोच, एक थॉट प्रोसेस लेकर आने वाला हूं। तो जल्दी से कमर सीधी करें और ये लिखें F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA knowledge level, and today's topic is, I will be focusing towards reapportionment. No doubt I have already discussed in last lecture number 5, lecture number 4 में मैंने already आपके सामने reapportionment मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग मेथड्स मैंने सब बता दी हैं। मैंने कुछ केस स्टडीज भी आपको बताई, लेकिन आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं एक कदम और आगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आइए मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट जो मैं, आई एम वेरी मच मोटिवेटेड बाय दिस थॉट दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, बिलीव इन दैट, यस यू कैन डू। बेटे जब तक आपके मन में खुद अपने लिए विश्वास नहीं होगा, आप कैसे करोगे यार। F1, F2, F3 नॉलेज लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एंड अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन आपको ACC कंप्लीट कर लेना है इन केस यू आर डूइंग ग्रेजुएशन। और अगर नहीं कर रहे तो 1.5 ईयर के मैक्सिमम। बेटे इससे ज़्यादा नहीं 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 नहीं, लेकिन उसके लिए ना कुछ डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। आप लैपटॉप लेके टेबल में, बेड में बैठ के लेट के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बेटे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक मोबाइल फोन ऑफ नहीं करेंगे, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, लाइफ में कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज इस लेक्चर नंबर 5A में आ चुका हूँ। अच्छा, इस लेक्चर 5A से पहले मैं ये मानता हूँ कि यू मस्ट हैव सीन माय लेक्चर नंबर 4, क्योंकि मेन कंसेप्ट वाला लेक्चर था 4A तो उसका प्रैक्टिस था। फिर लेक्चर 5 जो मेन कंसेप्ट वाला लेक्चर था 5A प्रैक्टिस है। तो बेटे लेक्चर 4 में और 5 में मैंने क्या क्या बताया आपको मालूम है? मैंने ये 3 क्वेश्चन का आंसर किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट आई मीन बाय रीअपोर्शनमेंट एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रीअपोर्शनमेंट। द बेसिक पॉइंट इज व्हाई, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रीअपोर्शनमेंट। आप ACCA क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है ACCA करने से। तो मैंने आज के लेक्चर 4 में, लेक्चर 5 में आपको 3 क्वेश्चंस बताए। व्हाट इज रीअपोर्शनमेंट or what is secondary distribution, why there is a need of reapportionment, why we are doing secondary distribution, and question number 3 is what are the methods on the basis of which we can do reapportionment। हम कौन कौन से methods के थ्रू reapportionment कर सकते हैं। तो पहले सभी के सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे बेटे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। ऊपर लिखेंगे माई स्टोरी लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, what is secondary distribution or reapportionment, we have already discussed in lecture number 4 and 5. Why, what is the need of that, we have seen in the lecture number 4 or 5. and what are the methods। बेटा अब यहाँ पर मेथड में एक एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ जो ACCA में और कैप्लॉन में और BBB में नहीं है। बट अगर आप उसको समझते हैं ना तो एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने उस मेथड में दे दिए, तो आप ऊपर लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन which we have already seen in lecture number 4 and 5, that is what are the different methods for reapportionment। रीअपोर्शन करने के क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, और what are the different methods of secondary distribution। getting my point? ठीक है जी, there are 3 methods। डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको केस स्टडी कराई डायरेक्ट मेथड की भी और स्टेप डाउन मेथड की भी। थर्ड मेथड भी नहीं कराया,
वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में, पहले कंसेप्ट समझेंगे, 7 में समझेंगे, 7 या 6 में कराऊंगा। बट आप पहले लिख लें, देयर आर 3 मेथड्स टू डू रीअपोर्शनमेंट। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज स्टेप डाउन मेथड, एंड द थर्ड इज रेसिप्रोकल मेथड। और रेसिप्रोकल में इक्वेशन मेथड तो है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बट वो ट्रायल एंड एरर मेथड जो लिखा है ना मैंने, वो आपके कैप्लन में नहीं दिया, बीबीबी में थोड़ा सा दिया। तो मुझे लगता है कि मैं तो दोनों करा रहा हूँ, इसलिए मुझे कवर करना ही पड़ेगा। तो आइए जी, आइए, मैं इस समय भूपेश आनंद आपके सामने पहले चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखें और सच में ये बताएं कि सच में मैंने कवर ही, बेटा ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में मैंने क्या कवर किया, जरा आइए देखते हैं। क्या होते हैं वो सब बातें मैंने बता दी हैं, मैं अब नहीं रिपीट कर रहा। इट इज नेम्ड एज चारों स्टेप्स। डायरेक्ट कॉस्ट तो फैक्ट्री में होगी, क्या दैट इज डिटरमाइंड हुई उस in the repair and maintenance department, in the warehouse department, because those departments are not producing anything, rather they are helping these departments. So logically it should be the cost of those service departments should be. बेटा ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ that why the cost of service cost centers, why the cost of the cost which is incurred for service by service cost centers should be added to production departments. This is the logic which I charged with these production departments. बेटे वो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज होनी चाहिए। देखिए अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो 100 रुपए आपने निकाला बेटे बिल्कुल गलत है। लीवाइस जीन्स की केस स्टडी की हेल्प से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये 100 रुपए वांट टू से यू इन रिगार्ड डिवाइड कर दे अपॉर्शनमेंट, सब अपॉर्शनमेंट एंड व्हाट आर द मेथड्स टू all the apportionment is equitable distribution of खर्चा on the basis of some equitable basis, जैसे फैक्ट्री रेंट of different items of overheads। the apportion नहीं की थी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था, एक्चुअली में लॉस नहीं। अब वो कहते इट जस्टिफाइज। मेहनत की बेटे, आप सोच भी नहीं सकते बेटा कितनी मेहनत रही होगी। अब ये लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको, मैं 4A तो नहीं करा रहा, 4A में तो प्रैक्टिस की, लेक्चर 5 में आई हैव ऑलरेडी गिवन यू चेयर में बैठ भाई, उसमें आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स का मतलब, नाउ दिस इज नेम्ड एज रीअपोर्शनमेंट, और I can say it as secondary distribution, or I can say the division of the distribution of the cost of service department to the production departments. Yes. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लास। तीसरा मेथड है रेसिप्रोकल। बेटे मैंने कैप्लन ने, बीबीबी ने डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड, रेसिप्रोकल मेथड। विद इन रेसिप्रोकल देयर आर 3 मेथड्स, ठीक है, वो डिस्कस। ये आपने ऑलरेडी लेक्चर देखा हुआ बेटे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। रादर दे आर गिवन। मैं आज कैप्लन से आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 और एक टेस्ट योरसेल्फ करके सवाल आता है कि वेयर हाउस की जो खर्चे 2 में डाल देते हैं, तो मैं उसको रिपेयर में नहीं चाह। I want to find out बेटे केस स्टडी आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी मेहनत की बेटे, ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट डॉलर्स की है सामने। फिर आपसे एक एडवाइस दे रहा हूं, तो आप लिखेंगे, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा तो ये लेक्चर 5 देखने की जरूरत ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक एक बात लॉजिकली देखिए। स्टेप मेथड, स्टेप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विस। क्यों किया? जल्दी है ही नहीं बेटा। किस बात की जल्दी है यार, आराम से करेंगे। आइए जी, आइए सर, मैं इस समय अब आपको सीधा कैप्लॉन में लेके जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार कैप्लॉन देखें। ये बेटा ये कैप्लॉन आ गई, ये नहीं बेटे, कैप्लॉन निकालिए सभी बच्चे। अभी रेसिप्रोकल तो करना है, हम अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे बेटा। पहले आई थिंक पहले 2 ही ओपन थी तो मैंने गलती से, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, एंड वी हैव ऑलरेडी रिटन द थ्योरी फॉर दैट। ये इसलिए थ्योरी मैं नहीं करा रहा, ये सब लिख चुके हैं हम थ्योरी। रीअपोर्शनमेंट ऑफ, इसके लिए लेक्चर 4 और लेक्चर 5, इस छोटी सी थ्योरी के लिए मैंने 2 लेक्चर्स लिए। आपको बताया मैंने डायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्टेप डाउन मेथड क्या होता है, सब बातें आपके सामने ऑलरेडी पता हैं। ये डायरेक्ट मेथड किया हमने, स्टेप डाउन मेथड, रेसिप्रोकल, इसकी तो केस स्टडी भी करा दी लेक्चर 4 और 5 में।
इसके 3 मेथड्स हैं रेसिप्रोकल के, इक्वेशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर, जो आपके पास नहीं है कोर्स में बट मुझे लग रहा है कि करना चाहिए बिकॉज एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन किट में दे हैव गिवन फॉर दैट। बेटे भूपेश आनंद एक भी चीज को नहीं छोड़ेगा। आइए जी, मैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं और आज आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, रीअपोर्शनमेंट मींस इट कैन बी डन इधर बाय डायरेक्ट, बट डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, एक सर्विस कॉस्ट सेंटर ने दूसरे कॉस्ट सेंटर को कोई भी सर्विसेज नहीं दी, ऐसा वैसे दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल केस कि भाई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ हेल्प नहीं दे रहा है, कोई सर्विसेज नहीं दे रहा, बट स्टिल बिकॉज वी आर डूइंग लॉजिकली, यू नो, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ ACCA, we should be aware of all the situations. So this is situation number A, that when only service department has given the services to the production department, they have not given to each other. It means interdepartmental services नहीं है। इसका मतलब कैंटीन डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, अगर कैंटीन में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास नहीं जा रहे, बाहर से कहीं से कराएंगे या खुद ही कर लेंगे। हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल आइए हम इस बात को देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन से यही बात दिख रही है। तो टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपोर्शनमेंट, इट मींस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी कर दिया हमने, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एलोकेशन करते हैं, अपोर्शनमेंट करते हैं और अपोर्शनमेंट किसी बेसिस पे करते हैं। एंड सर्विस इज एज फॉलोज। बेटे कितना अच्छा एग्जामिनर है, उसने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया, उसने ऑलरेडी अपोर्शन कर दिया और उसने प्रोडक्शन डिपार्ट कॉस्ट सेंटर्स की, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की या डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी। $17,350, $23,970, $18,600, $8,600। ठीक है सर। द कैंटीन फीड्स द स्टाफ दैट वर्क इन द कंपनी इन असेंबली एंड फिनिशिंग। देखिए जी, असेंबली और फिनिशिंग ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, आपको मालूम ही, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। इसका मतलब कैंटीन खाली इनको सर्विसेज देता है, मेंटेनेंस वाले को नहीं देता। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच कॉस्ट सेंटर आर दिस। द अमाउंट स्पेंट बाय maintenance cost center service in the assembly and cost center has been analyzed as follows. The amount of time spent, the number of employees in each cost center, ठीक है जी, in this maintenance cost center servicing equipment in the assembly। अच्छा, यहाँ पे भी लिख दिया उसने कि जो मेंटेनेंस वाला है वो खाली सर्विसेज असेंबली को और फिनिशिंग को दे रहा है, कैंटीन को नहीं दे रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा कि एक सर्विस कॉस्ट सेंटर इज नॉट गिविंग द सर्विसेज टू अनदर कॉस्ट सेंटर। इट मींस कैंटीन इज नॉट गिविंग सर्विसेज टू मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस पीपल दैट डिपार्टमेंट इज नॉट गिविंग सर्विसेज टू कैंटीन, रादर कैंटीन इज ओनली गिविंग टू फिनिशिंग एंड असेंबली, ऑल्सो मेंटेनेंस ओनली गिविंग टू असेंबली एंड टू फिनिशिंग। इट मींस आई कैन यूज डायरेक्ट मेथड। स्टेप डाउन मेथड में एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस को सर्विसेज देगा और देखेंगे, अभी हम उसमें जा ही नहीं रहे यार। आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ रहा है। ठीक है सर, आगे देखिए। उस पर के बाद उन्होंने कहा जी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 18 है, 30 है, 12 है, 2 है। द कैंटीन फीड्स द स्टाफ, इट मीन्स कैंटीन का जो खर्चा है, बट नेचुरल वो खाना खिलाते हैं, थाली खिलाते हैं, है ना, हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उसी हिसाब से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उतनी थालियाँ खाएंगे। क्या पता असेंबली में 40 लोग हो, क्या पता मेंटेनेंस में 50 लोग हो, तो जो कैंटीन का खर्चा है वो 40:50 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए असेंबली में और फिनिशिंग में। ये बात तो ठीक है ना? ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ओवरहेड एनालिसिस शीट। मुश्किल कुछ नहीं है अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन की लेंथ से घबराना नहीं है। बेटे जो सब चमकता है वो सोना थोड़ी होता है। आइए, मैंने इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी आपके लिए अपनी हैंड रिटन स्लाइड प्रिपेयर की है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ही। फ्रेंड्स, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। कौन कराता है यार, कौन लिखता है, कौन इतने प्यार से बार बार आपको गाइड करता है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। यूज नॉर्मल कैलकुलेटर, कोई साइंटिफिक यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई स्प्रेडशीट यूज करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इन इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो अभी हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी, लिखना है बेटे, लिखना है। फिर कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे कि इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। लिखोगे तो याद रहेगा, रिपीट करना है ना। फ्रेंड्स, इन इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑलरेडी ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड
टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, क्योंकि आपको तो उन्होंने कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दे दी। नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे, ओनली रीअपोर्शनमेंट, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस सर्विस डिपार्टमेंट जो यहां पर है कैंटीन, और सर्विस डिपार्टमेंट टू जो यहां पर है मेंटेनेंस, इसके खर्चे बटेंगे। बस ये कह रहा है जी, ये बांट के दिखाओ। हेंस वी कैन यूज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और बेटे फॉर्मेट आपको पता ही, मैंने लेक्चर 4A में भी बताया था दैट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओवरहेड्स एनालिसिस शीट। ओवरहेड एनालिसिस शीट कह दें, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स कह दें, स्टेटमेंट शोइंग एब्जॉर्प्शन कह दें, कुछ भी कह दें, आपकी मर्जी है यार। आप तो लॉजिक आपको समझ आ गई। आप पहला कॉलम बनाएंगे ओवरहेड्स का, सेकंड विल बी बेसिस, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके कॉलम्स बनेंगे, सेपरेट सर्विस डिपार्टमेंट या सर्विस कॉस्ट सेंटर्स का बनेगा, और लास्ट में टोटल का बनेगा। आपके सामने शीट है जी, ये बात आपको ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके दे दी है। थैंक यू बोलो, थैंक यू एग्जामिनर, थैंक यू एग्जामिनर। स्टेप 1 ऑलरेडी करके दे दिया, स्टेप 1 ऑलरेडी करके दे दिया। एंड स्टेप 1 में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बढ़िया। अब वो कहते हैं जी आप ये बताओ कि हमें सेकेंडरी करके दिखानी है, मतलब कैंटीन की इसमें डाल दो, मेंटेनेंस की इसमें डाल दो, और वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से होगी। एंड सेकेंडरी में आई विल बी डूइंग रीअपोर्शनमेंट। आराम से देखिए जी, मैंने ये शीट बनाई है आपके लिए। बेटे आप फॉर्मेट बनाएंगे ना तो माइंड क्या करता है, माइंड दो प्रिंसिपल्स पे चलता है, एक तो रिलेशनशिप का प्रिंसिपल है, एक रेपिटेशन का। तो आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिलेट कर रहे हैं, तो आपको लॉजिकली वो आपके माइंड के निम्बस सेंटर पे जाके सेव हो जाएगा। चलिए जी, ये शीट बननी है। मैं इस समय आपके पास फिर आ चुका हूं और आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को कहने के लिए आया हूं। आप देखिए जी, यहां पर मैं खड़ा हूं और आपके लिए लिख रहा हूं, लिखा हुआ ऑलरेडी, कैंटीन ओवरहेड्स आर रीअपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट वर्क इन कॉस्ट सेंटर्स। टोटल एम्प्लॉइज ईट इन द कैंटीन, चेक करते हैं, असेंबली और कैंटीन और फिनिशिंग। बेटे मेंटेनेंस वाले कैंटीन में जाके नहीं खाना खाता, हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं टेम्परेरी वर्कर्स है, नहीं जा रहे हैं वो कैंटीन में। इट मींस 18 और 30 ऊपर उसने क्लियर वैसे भी कर दिया है कि दैट कैंटीन इज ओनली गिविंग द सर्विस टू असेंबली एंड टू फिनिशिंग, दैट इज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो 18 और 30 48, तो जितना भी खर्चा किसका, कैंटीन का होगा। जरा देखते हैं कैंटीन का एक्सपेंस कितना है। बेटे कैंटीन का एक्सपेंस है $6,600। तो देखिए जी, $6,600 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18। आई थिंक ये तो बचपन की कहानी थी, दादा दादी की कहानी, इसको तो कर सकते हैं, सिंपल सी 3rd क्लास की मैथमेटिक्स है, कोई मुश्किल थोड़ी है। उसके बाद असेंबली और फिनिशिंग। फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में खर्चा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मेंटेनेंस 18,600 का है, और मेंटेनेंस में 60 और 40 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस वाले भी कैंटीन में नहीं जा रहे, हेल्प नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तभी तो उन्होंने इलस्ट्रेशन में लिख दिया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्टली 60 और 40 की बेसिस में कर दीजिए। ये देखिए जी, मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटे, गिवन। तो सबसे पहले कैंटीन के एक्सपेंस करें तो वो एम्प्लॉयज पर डिपेंड करता है, इस पे आएंगे, मेंटेनेंस पे नहीं आएंगे। इसका मतलब ये खर्चा कैंटीन का 2 ही डिपार्टमेंट में जाएगा, असेंबली में और फिनिशिंग में। और फिर मेंटेनेंस का एक्सपेंस भी 2 ही डिपार्टमेंट्स में जाएगा, असेंबली और फिनिशिंग में, बिकॉज कैंटीन को वो सर्विसेज नहीं दे रहे। एंड दिस इज द कॉस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, दैट इज आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया जी मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है स्टेप डाउन मेथड। मैंने इसका भी एक केस स्टडी आपको लेक्चर नंबर 5 में कराया था, अब ये लेक्चर 5A है। स्टेप डाउन मेथड कब अप्लाई होता है? सपोजिंग यहाँ पे अभी भी मैंने लिखा कैंटीन और मेंटेनेंस। कैंटीन वाले या तो मेंटेनेंस को सर्विसेज दे रहे हैं, बट मेंटेनेंस कैंटीन को नहीं दे रहा। अगर कैंटीन मेंटेनेंस को दे रहा है तो, और मेंटेन वाले कैंटीन को दे रहे हैं बट कैंटीन वाला मेंटेनेंस को नहीं, इसका मतलब इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज नहीं है, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज में हम अलग से रेसिप्रोकल मेथड यूज करेंगे।
डायरेक्ट मेथड में तो एक सर्विस सेंटर कोई भी किसी को नहीं दे रहा, हम दूर दूर हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें स्टेप डाउन मेथड में एक सर्विस दूसरे सर्विस को दे रहा है, जबकि वो दूसरा सर्विस को नहीं दे रहा, क्योंकि अगर वो पहला सर्विस दूसरे को दे रहा है और दूसरा सर्विस पहले को दे रहा है तो बेटा ये बन जाएगा रेसिप्रोकल सर्विसेज। वो मेथड नंबर 3 यूज करेंगे, उसमें इक्वेशन मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, बट यहाँ पर एक सर्विस दूसरे को देगा। अब हम क्वेश्चन पढ़कर ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन में यही बात है, क्योंकि आपको पेपर में ये लिखा नहीं आएगा दैट यू हैव टू यूज स्टेप डाउन मेथड आराम से। तो टोटल ओवरहेड्स allocated and a portion to the production and service is this। अच्छा वही क्वेश्चन है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 की फिगर से ली, लेकिन हल्का सा उन्होंने थोड़ी सी जानकारी को चेंज कर दिया। और देखते हैं, द कैंटीन फीड्स ऑल द स्टाफ फॉर द कंपनी इन द मेंटेनेंस। देखो पहली लाइन में मेंशन है कि कैंटीन वाले सारे असेंबली वाले एम्प्लॉयज को भी खाना खिलाते हैं, थाली खिलाते हैं, फिनिशिंग वाले को भी खिलाते हैं और बेचारे मेंटेनेंस वालों को भी खाना खिलाते हैं। इट मीन्स वन सर्विस सेंटर इज गिविंग सर्विसेज टू अनदर सर्विस सेंटर, but the point is that another service center should not give the services to canteen, then only we can use step down method, that we will see in the question। But the maintenance staff do not provide support to the canteen। देखिए जी तीसरी लाइन से उसने क्लियर कर दिया कि एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है, पहले वाला दूसरे को दे रहा है, लेकिन दूसरे वाला पहले को नहीं दे रहा। द अमाउंट स्पेंड बाय दिस, बाकी सब कुछ तो सेम ही है जी, एम्प्लॉयज भी सेम ही है। आ जाइए, कैंटीन ओवरहेड्स आर अपोर्शन री अपोर्शन। देखिए अपोर्शन अलग मीनिंग है, री अपोर्शन अलग है। जब मैं बोलता हूँ री अपोर्शन, इट मीन्स आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्राइमरी डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। टोटल एम्प्लॉइज 60 है जी, 60 है जी, 6600 है जी। आई थिंक ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने क्या किया था, दैट टोटल अमाउंट ऑफ कैंटीन हैज बीन ओनली डिवाइडेड इनटू फिनिशिंग, टू असेंबली एंड फिनिशिंग, बट इन दिस केस 6600 टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिपार्टमेंट्स, असेंबली में, फिनिशिंग में, मेंटेनेंस में। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है सर। और फिर मेंटेनेंस की जितनी कॉस्ट होगी उसका क्योंकि कुछ पार्ट इस बार मेंटेनेंस का वहाँ जा रहा है। जैसे मैं आपसे एक बात करूँ, ये देखिए जी 6600 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 12, देखिए जी 1320 इज द कॉस्ट विच इज टू बी डिवाइडेड, विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस की पहले है 18600, तो $1320 प्लस 18600। मैं तो ओरली भी कर सकता हूँ, 19920 आ गया। ये देखो 19920 उन्होंने मेंशन किया है, 19,920 दे हैव ऑलरेडी मेंशन। तो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सीधा आ गए हम आंसर में। ये वाली कॉस्ट तो दी हुई है, थैंक यू बोलो एग्जामिनर को। बेटा ये ऑलरेडी दे हैव डन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स दे हैव ऑलरेडी डन द एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। ओके, एंड सेकंड इज हम यहाँ पर कैंटीन को खर्चे को डाल रहे हैं 1980 3300 1320। आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि मैं कैंटीन का खर्चा मेंटेनेंस में क्यों डाल रहा हूँ एंड व्हाई आई एम यूजिंग स्टेप डाउन मेथड। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। इसके बाद हम आगे जी यहाँ पर सब टोटल कर दिया। फिर उसके बाद ये मेंटेनेंस का खर्चा आ गया 19, इसका 60% यहाँ पे कर दो, 40% यहाँ पे कर दो, करके देखिए जी 19,920 का 60%, दैट कम्स टू 11,952। ये कर दिया, मुश्किल है ही नहीं। लॉजिक आपको समझ आ गया। लेक्चर 4, लेक्चर 5। ठीक है सर। नेक्स्ट में आ जाइए, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1। प्यार से करेंगे, हम सब करेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन्स 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। वो कहता है जी 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं, C1 एंड C2, एंड 2 सर्विस सेंटर्स S1 एंड S2। द टोटल एलोकेटेड अपोर्शन दिस। अब आपने क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि क्या इसमें डायरेक्ट मेथड करेंगे और वेदर वी विल यूजिंग स्टेप डाउन मेथड। ओके, इट हैज एस्टिमेटेड सर्विस कॉस्ट सेंटर डज वर्क फॉर अदर कॉस्ट सेंटर्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ठीक है जी। सर्विस सेंटर 1 खाली C1 और C2 को दे रहा है, इसका मतलब S2 को कुछ भी सर्विसेज नहीं दे रहा। एंड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट सेंटर्स S2 इज 2। S2 C1 को भी दे रहा है, C2 को भी दे रहा है, S1 को भी दे रहा है। इट मीन्स वन सर्विस डिपार्टमेंट इज गिविंग सर्विसेज टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। इट मीन्स आई कैन यूज स्टेप डाउन मेथड। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है, सच में कह रहा हूं आपको। आप देखो नीचे आपको बता रहे हैं
आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, वो कहता है रीअपोर्शनमेंट के बाद ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैज बीन दिस, व्हाट इज द टोटल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर C1। खाली आपको C1 की कॉस्ट निकालनी है, बट हम पूरी शीट बनाएंगे बेटे। जब हम पूरी शीट बनाएंगे तभी ज़्यादा समझ आएगा आपको। आप देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हमें टोटल ओवरहेड निकालने हैं आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस अचीव करने के लिए कर रहे हैं। और आप सब मेरे सामने बैठे हैं, आप सब बड़े अच्छे बच्चे हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड में आ चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड को देखना स्टार्ट करें। और बड़ी प्यारी सी स्लाइड है जी, एक नेक्स्ट ये जो मैंने आपको सामने रखा, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 का भी मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर किया है, शोन यू कि ओरली कर लिया हमने, बट बेटे देखो कितनी मेहनत रही होगी यार। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मैंने लिखा स्टेप डाउन मेथड व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड वन ऑफ द अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है सर। फिर मैंने उसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश की कि एक सर्विस डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन को भी दे रहा है और सर्विस को भी दे रहा है, और एक सर्विस डिपार्टमेंट खाली प्रोडक्शन को दे रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। बेटे इतनी मेहनत तो स्कूल में एक स्कूल टीचर ने भी नहीं की होगी जितनी मेहनत मैंने की आपके लिए। मेरा एक ही लॉजिक है कि आप अटेम्प्ट में क्लियर होंगे नॉलेज लेवल में तो स्किल लेवल में मेरे पास आएंगे, स्किल लेवल के बाद प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे, क्योंकि मैं सारे पेपर्स ही पढ़ाता हूँ। आइए जी, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा ना मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा, खाली आई विल नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ C1, क्योंकि हमें पूरा करेंगे तभी समझ आएगा C1। अच्छा, पेपर में भी अगर आप पूरा नहीं करते ना तो थोड़ा सा कई बार जब तक पूरी प्रैक्टिस ना हो तो गलती होने के चांसेस हैं। तो मैं चाहता हूँ शुरू के क्वेश्चंस में आप पूरा करें। तो ऊपर लिखेंगे ओवरहेड एनालिसिस शीट, पहला कॉलम ओवरहेड्स का बनाएंगे, आंसर दिया हुआ है फिर भी आप कर रहे हैं। बेसिस C1 C2 S1 S2 टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है 12,000 17,000 9,500 8,000, ये तो गिवन ही है जी भाई और बहनों, गिवन है। इसके बाद मुझे रीअपोर्शनमेंट करनी है और रीअपोर्शनमेंट में पहले S1 की कर रहा हूं। S1 की रीअपोर्शनमेंट में मैं पहले क्या कर रहा हूं, आई विल डिस्ट्रीब्यूट 9,500 दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट S1 कॉस्ट। S1 ने सर्विसेज S2 को नहीं दी, इसलिए पहले S1 को खत्म करते हैं। S1 ने सर्विसेज किसको दी, C1 को दी, C2 को दी और 60-40 के बेसिस पे दी। तो 9,500 इंटू 60% ये आ गया जी 5,700, क्योंकि इसमें पंगा नहीं है ना, इसमें लोचा नहीं है, इसमें सर्विस किसी को दी नहीं। ठीक है सर, ये आ गया। फिर मैंने टोटल कर दिया। अच्छा, अब इसने सर्विसेज इसको भी दी, इसको भी दी, इसको भी दी, तो कर लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस में, वो कर दिया। और फिर लास्ट में फिर इसका 2,400 आ गया S1 का, फिर इसकी रेशो 60:40 कर दीजिए 2,400 को। मैंने कहा रिपीट कर रहा हूं 1,440 आ गया और ये आपका आंसर है 21,940 जो उसने पूछा है। दैट इज हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ C1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। तो आई थिंक मैंने पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटा उसमें मैंने इक्वेशन मेथड, रेसिप्रोकल सर्विसेज, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है, वो रियल केस है। मिलते हैं बेटा।